हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डीएसपी मिड कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं और मैं आपको इसको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो पूरा डिटेल वीडियो होगा, उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाते रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डीएसपी मिड कैप फंड। तो अगर डीएसपी मिड कैप फंड का लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। तो देखिए इस फंड को बेसिकली 11.4 इयर्स हो चुके हैं, तो बहुत ही पुराना फंड है। तो कैटेगरी रिटर्न देखिएगा 11.4 इयर्स में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी रिटर्न 11.4 इयर्स में 19.67% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में 18.84% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, मतलब करीब करीब आप लगा सकते हैं 1% से पीछे रह गया है। तो रिटर्न के मामले में दूसरे मिड कैप फंड से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है। क्यों दिया है और देखते हैं नीचे, अगर रिस्क को एडजस्ट करके ये रिटर्न दिया तो ठीक ठाक रिटर्न में इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी सब डिटेल भी नीचे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपए एसआईपी किया होता कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट था वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 3,47,000 रुपीज में। और मान लीजिए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने गोल्ड पे किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और यहाँ पे जो आपका पैसा बन जाता है 1,98,000 रुपीज, मतलब 2 लाख रुपीज। मतलब करीब करीब डबल नहीं होता, डबल से तो 40,000 रुपए कम ही है। अगर मान लीजिए आपने एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया तो एफडी में आपका जो पैसा बनता है 1,74,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो गए 1,74,000 रुपीज हो जाता 10 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है, मतलब बहुत ही कम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी में। लेकिन अगर आप इस फंड में देखें तो आपका जो पैसा है लगभग 3 गुना बढ़ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 3 गुना आपको रिटर्न दे दिया है विद इन 10 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड है यहाँ पे डबल भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे एफडी का तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ही डिफरेंस है। तो इन्वेस्टिंग की पावर आपको यहाँ पे दिख रही होगी साफ साफ। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से बिलो एवरेज है डेफिनेटली, क्योंकि इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है ये पर्टिकुलर फंड। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो बिलो एवरेज है, तो इसने रिस्क भी कम ले रखा है, तो उसके हिसाब से रिटर्न भी कम है। तो रिस्क क्यों कम ले रखा है, कहाँ कम ले रखा है, अभी मैं आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटल सेक्शन और सेक्टरल एलोकेशन में अब हम डिस्कशन करेंगे। अगर मान लीजिए आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और अगर मान लीजिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपए से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए आजकल बच्चे बच्चे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए से ही वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके पास तो यार हजारों 2,000 10,000 रुपए तो होता नहीं है। तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है कि 100 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड या कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप पैसा सेल करके निकाल सकते हैं। एईएम साइज की बात करें, बेसिकली एईएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें पता चलता है कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर एम साइज कम रहता है तो प्रॉब्लम ये रहती है कि यार, मतलब उनमें थोड़ा भरोसा करना बड़ा दिक्कत रहता है कि यार अभी वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, बहुत ही कम लोग इन्वेस्टेड है, तो पता नहीं अच्छा खासा रिटर्न देगा कि नहीं, फ्यूचर में क्या होगा इस पर्टिकुलर फंड का। लेकिन अगर मान लीजिए ईवीएम साइज ज्यादा भी होता है, उसमें भी दिक्कत है। उसमें क्या होता है कि यार फंड मैनेजर को अगर मैनेजमेंट करने की दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब कभी कभार आप देखते हैं कि यार मैनेजमेंट में दिक्कत आती है तो वो अ, आपका लमसम बंद कर देते हैं, कभी कभार आपका एसआईपी में भी दिक्कत करते हैं। तो ये जो इश्यूज आते हैं, अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईवीएम साइज का पार्शियल इफेक्ट रहता है, कोई ज्यादा तगड़ा इफेक्ट नहीं रहता। और जो आपको बेस्ट कहा जाता है अगर लॉन्ग रन में देखा जाए 10 साल में, तो बेस्ट ईवीएम साइज होता है वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 साल के ऊपर हो गया, और यहाँ पे ईवीएम साइज है 17,079 करोड़ रुपीज। तो एकदम परफेक्ट ईवीएम साइज है। तो ईवीएम साइज के मामले में इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो ये मैनेजमेंट फीस होती है, मतलब जो फंड मैनेजर वो अपना दिमाग लगा के अब इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, तो उनको एक फीस देनी पड़ती है। तो फीस यहाँ पे 0.78% तक का है। आपको हर एक वीडियो में बता दूं एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से नीचे है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो 1% से जब नीचे और 0.78% है। लेकिन यहाँ पे 0.6 होता है, 0.5% एक्सपेंस रेशियो होता है, तो ज्यादा अच्छा खासा होता है। लेकिन फिर भी आप इसको एक्सपेंस रेशियो में मैं इसको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, एक ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो है।
टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 1 साल पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया मार्केट मतलब इस पर्टिकुलर फंड से, तो आपको प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा आपने रख के सेल करा और आपको 10% तक का आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करें जो कि मेन बात है, तो मिड कैप में यहाँ पे 67.89% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 19.02% तक का एलोकेशन है, और थर्ड में अगर आप देखें लार्ज कैप में 8.2% तक का एलोकेशन है, और डेप्ट में अदर्स में 4.9% है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रिस्क है इन्होंने बहुत ज्यादा ले रखा है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप मिला के यहाँ पे 87% तक का एलोकेशन है, लार्ज कैप और डेप्ट मिला के 12% तक के करीब करीब का एलोकेशन है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा रिस्की है ये फंड, और इसने रिस्क को इतना ज्यादा अच्छे से एडजस्ट नहीं किया, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से भले ही थोड़ा कम हो, तो इस मामले में मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। यहाँ पे लार्ज कैप का थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन होकर यहाँ पे स्मॉल कैप का थोड़ा कम हो सकता था। सेक्टर एलोकेशन की बात रहे तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का सबसे पहला है 15.88%, सेकंड में आ गया फाइनेंशियल जिसमें 14.64% का एलोकेशन है, थर्ड में आ गया ऑटोमोबाइल 10.97%, फोर्थ में आ गया हेल्थ केयर 10.55%, फिफ्थ में आ गया केमिकल्स जिसमें 9.08% का एलोकेशन है, मटेरियल्स में थर्ड, उसके बाद आ गया मटेरियल्स 7.24%, उसका टेक्नोलॉजी 5.28%, उसके बाद कंस्ट्रक्शन 4.28%, उसके बाद एनर्जी 4.12%, उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स 3.54%, उसके बाद सर्विसेज में 3.43%, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 2.17%, उसके बाद मेटल माइनिंग में 1.86%, उसके बाद टेक्सटाइल्स में 1.32%, डाइवर्सिफाइड में 0.75%। तो देख पा रहे कि यहाँ पे जो सेक्टरल एलोकेशन अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। ऊपर के जो 5 सेक्टर है ना, उसमें टोटली आपका डिपेंडेंट रहता है, अगर वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो 5 सेक्टर कौन से है? कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, केमिकल्स। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं आपको डेफिनेटली ये फंड में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 4 फंड मैनेजर है। जय कोठारी जिनका एक्सपीरियंस है 6.13 इयर्स, सेकंड में विनीत सांबरे जिनका एक्सपीरियंस है 11.84 इयर्स, ऋषम जैन थर्ड में है जिनका 6.13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बाद अभिषेक घोष जिसको 1.67 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो देख पा रहे कि जो एक्सपीरियंस के मामले में सारे बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, मतलब फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस में कोई डाउट नहीं है। रेटिंग बात करें तो यहाँ पे 2/5 रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने सेक्टर एलोकेशन थोड़ा ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा और कम रिस्क ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पे और बात करें तो रिटर्न भी आपको कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर मिड कैप कैटेगरी में। अगर देखिए मिड कैप कैटेगरी में अगर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हो गया, अगर लॉन्ग रन में अगर देखें उनका 24% तक का रिटर्न है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर 6% तक का डिफरेंस पड़ जाता है तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और अगर आप दूसरे देखेंगे क्वांट मिड कैप फंड हो गया आपका, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया आपका, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हो गया, तो बेसिकली उन्होंने रिस्क को भी एडजस्ट करके रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा ले रही है और यहाँ पे रिटर्न भी आपको कम मिला है। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो इस ये फंड को थोड़ा रेटिंग कम मिल रखा है, लेकिन फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम फ्रेम होना चाहिए 7 to 10 ईयर्स मिनिमम। लेकिन आप दूसरे मिड कैप फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं जो इससे थोड़े बेटर फंड है, वो उसमें रेटिंग भी आपको अच्छी मिल रखी है और उनका पास रिटर्न भी अच्छा खासा, और रिस्क को भी एडजस्ट कर रखा है बहुत अच्छे से। तो उसमें आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अगर आप मेरे से पूछेंगे इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, तो इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 से 10 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये नहीं कि आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम है और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये आपका गलत डिसीजन रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।